हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी हॉट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी लिखी हुई अपने पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे का 6वां भाग। इंजॉय रीडिंग। कॉमेंट मस्ट फोल्डेड हैंड्स। आशुतोष की बात सुनकर राजकिशोर जी जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़ चले। वो अभी दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि तभी उनका फोन बजा। फोन पर निशांत मलिक कॉलिंग दिखा रहा था। निशांत का फोन देखकर राजकिशोर जी के माथे पर इस दिसंबर की ठंड में भी पसीना आने लगा। उन्होंने एक हाथ से अपना पसीना पोंछते हुए निशांत मलिक का फोन उठाकर अपने कान से लगा लिया। क्या कर रहे हो राजकिशोर सिंह? अभी तक जयमाल क्यों नहीं पूरी हुई? निशांत मलिक ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। कुछ नहीं सर, बस हो रही है। मैं अपनी बेटी को ही लेने आया हूँ, राजकिशोर ने बताया। कहीं बेटी को घर से भगाने का प्लान तो नहीं बना रहे? निशांत मलिक ने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं नहीं सर, मैंने अपनी बेटी से पूछा है। वह तो खुद जल्दी शादी करना चाहती है, राजकिशोर जी ने बताया। हाँ तो ऐसा सोचना भी मत। रणविजय के आने से पहले शादी पूरी हो जानी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके शादी कंप्लीट कराओ। 7 की जगह 2 फेरे लेकर बेटी को विदा कर दो, वरना मुझे तुम्हें दुनिया से विदा करते समय 2 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना? निशांत मलिक ने राजकिशोर जी को धमकी देते हुए कहा। जी सर, मैं समझ रहा हूँ, पर मेरी प्रॉपर्टी के पेपर? राजकिशोर जी ने हिचकते हुए पूछा। वो सब सुरक्षित है, अपने दाहिने तरफ देखो। राजकिशोर जी ने दाहिनी ओर मुड़कर बाहर बैठे हुए बाराती घरती पर नजर डाली। तभी उनके कानों में निशांत की आवाज सुनाई पड़ी। वो आदमी जो काले कोट पैंट में एक बैग लेकर बैठा है, वो फेरे पूरे होते ही तुम्हें तुम्हारे सारे प्रॉपर्टी के पेपर दे देगा। अब इससे अधिक तुम्हें क्या चाहिए? बेटी की शादी भी एक अच्छे घर में हो रही है, साथ में तुम्हारी गिरवी पड़ी हुई सारी प्रॉपर्टी फ्री में मिल रही है। ऐसा फायदे का सौदा तो आज तक मैंने भी कभी नहीं किया। बेटी का सौदा बुरा नहीं है, निशांत मलिक कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला। राजकिशोर जी को उसकी मुस्कुराहट उसकी आवाज के साथ समझ में आ रही थी और उसकी बातें जहर जैसी लग रही थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनकी पूरी प्रॉपर्टी निशांत मलिक के यहाँ गिरवी पड़ी थी। ऊपर से उनकी बेटी ने तुरंत ही शादी की डिमांड की थी। उसकी इस अजीबोगरीब डिमांड से वह परेशान हो गए थे, पर संजोग से उसी समय निशांत मलिक ने भी उन्हें उनकी बेटी की शादी आशुतोष के बेटे शिवम राठौर के साथ करने के लिए कहा, जिसके बदले में वो उनकी सारी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। राठौर परिवार इस पूरे देश का जाना पहचाना नाम था। घर परिवार सबको अच्छे से समझते हुए राजकिशोर जी को इस सौदे में कोई बुराई नहीं नजर आई थी, इसलिए उन्होंने तुरंत हामी भर दी थी। निशांत मलिक का फोन काटकर राजकिशोर जी ने अपनी जेब में मोबाइल डाला और एक गहरी सांस ली। वो एक पिता थे, उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी बेटी की शादी पूरे अरमान के साथ करना चाहते थे, इस तरह से दबाव में नहीं, पर कुछ कर भी नहीं सकते थे, मजबूर थे। अश्विनी के अलावा उनके और 2 बच्चे थे, शुभम और अभिज्ञा। उन्हें अपने और दोनों बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना था। तभी उन्हें अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक पल के लिए राजकिशोर जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था कि कहीं किसी ने उनकी बात तो नहीं सुन ली, लेकिन अपनी पत्नी को देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। वही तो मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस समय आपको बारातियों का स्वागत करना चाहिए, तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? सुगंधा जी ने पूछा। कुछ नहीं, तुम जल्दी से अश्विनी को लेकर आओ। निशांत मलिक का फोन आया था। हमें जितनी जल्दी हो सके यह शादी करवानी होगी, वरना निशांत मलिक खाली धमकी नहीं देता, राजकिशोर जी ने दुख और अफसोस से कहा।
चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। ये तो भगवान की हम पर कृपा थी कि घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, वरना निशांत मलिक हमारे परिवार को रोड पर लाने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता। मैं अश्विनी को लेकर आती हूँ, तब तक आप बारातियों को देखिए, उन्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। बात को समझते हुए राजकिशोर जी बारातियों की तरफ बढ़ गए और उनकी पत्नी अंदर घर की ओर बढ़ गई। इधर दुल्हन के कमरे में अलग ही ड्रामा मचा हुआ था। तारांकन 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 तारांकन। भाई प्लीज कुछ करो ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इस लड़के के साथ कभी शादी नहीं कर सकती। तुमने देखा ना कैसा है वह, और मुझे देखो। भाई तुम नहीं जानते, पापा ने एक अड़ियल घोड़े के साथ मेरी शादी तय कर दी है। मुझे ये अड़ियल घोड़ा नहीं चाहिए। प्लीज भाई मेरी मदद करो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। विनी ने अपनी प्रॉब्लम अब खुलकर बताई, लेकिन विनी की प्रॉब्लम सुनते ही शुभम के साथ साथ इस बार मीठी को भी 440 वोल्ट का जोरदार झटका लगा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? दरवाजे पर बारात खड़ी है और तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। इसका अंजाम क्या होगा तुम्हें पता भी है? शुभम और मीठी ने एक साथ पूछा। मुझे अंजाम की परवाह नहीं है, लेकिन इस लड़के के साथ शादी करके मैं अपनी जिंदगी को नर्क नहीं बना सकती। विनी ने सीधे से इनकार किया। लेकिन ये तो बता, तू उस लड़के के साथ शादी क्यों नहीं करना चाहती? कोई तो कारण होगा ना। तू तो इतनी दूर से देख रही है, इसलिए तुझे लड़का अच्छा नहीं लग रहा, पर नजदीक जाकर देख, लड़का सच में बहुत अच्छा है। और यह इस पूरे देश के जाने माने रईसों में से एक है। इसके पास इतना पैसा है जितना कि हमारे पास भी नहीं। पापा ने तेरे लिए कोहिनूर हीरा चुना है और तू अपनी बेवकूफ़ी में उसे ठुकरा रही है। शुभम ने आगे बढ़कर विनी को समझाना चाहा। नहीं भाई, तुम नहीं जानते, मैं इस लड़के को अच्छी तरह से जानती हूँ। वर्ल्ड फेमस डायमंड ब्रांड का मालिक हो जाने से कोई डायमंड नहीं हो जाता। ये कोई कोहिनूर हीरा नहीं, बल्कि कोयला है, कोयला। और इसे तो कोयला कहकर भी मैं कोयले बेइज्जती ना करना चाहूँ। ये तो रास्ते पर पड़ा काला पत्थर है। रंग रूप और पैसों का मैं क्या करूँगी, जब किसी इंसान को ढंग से बोलने की तमीज ही ना हो। व्यवहार में तो ये बिल्कुल अड़ियल घोड़ा है, लड़कियों से हद से ज़्यादा नफरत करने वाला। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, विनी ने कहा। एक मिनट दीदी, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? मीठी ने पूछा। हाँ, इस बार जब हमारे कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन हो रहा था तो ये पूरे कैंपस का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था। देखने में जितना ही सुंदर और अट्रैक्टिव है, व्यवहार इसका उतना ही खराब है। इसने उस दिन मेरी बड़ी बेइज्जती की थी। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, मैं तो इस बात को भूल ही गई थी, लेकिन आज इसे सामने देखकर सब कुछ याद आ रहा है। अगर मैंने आज इस लड़के से शादी कर ली तो फिर बहुत बुरा होगा, ये चुन चुनकर मुझसे बदला लेगा। विनी ने बेचैनी से अपने दोनों हाथों को मसलते हुए कहा। शुभम को अब जाकर पूरी बात समझ में आई थी। लड़का विनी को पसंद नहीं था और सबसे उलझकर पंगे लेने वाली विनी ने पास्ट में इस लड़के शिवम सिंह राठौर से भी अपना पंगा ले लिया था और अब आने वाले भविष्य के अंजाम से ही डर रही थी। लेकिन अभी शादी ना करने के फैसले से होने वाले अंजाम को सोचकर उसे डर नहीं लग रहा था। इस कारण और शादी से इनकार कर रही थी। वो पूरी तरह से अपने शादी ना करने के जिद पर अड़ी हुई थी। शुभम ने अपने सर पर हाथ रख लिया। कितना समझाया था तुमको, लेकिन तुम्हें अपने अलावा किसी और की परवाह कहाँ होती है। मैंने कहा था ना तुमसे कि शादी कोई गुड्डू गुड़िया का खेल नहीं है। जब जी में आया कर लिया और जब जी में आया अपनी जिम्मेवारी से पीछे भाग गए। अरे मैंने आज तक कभी भी ऐसे अल्टीमेट शादी के बारे में नहीं सुना था।
जैसा कि तूने अल्टीमेट पापा को दिया था कि मुझे 7 दिन के अंदर शादी करनी है तो करनी है। कितना समझाया था तुमको। शादी केवल एक दिन का फैसला नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का फैसला होता है। दो लोगों को पूरी जिंदगी एक साथ एक ही छत के नीचे गुजारनी पड़ती है। दोनों पति पत्नी के बीच में अगर यह प्यार मोहब्बत ना भी हो तो एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग तो जरूर होनी चाहिए, ताकि पूरी जिंदगी आराम से गुजर सके। लेकिन तुम्हें अपने सिवा किसी और की कभी सुननी कहाँ होती है। तुझे तो लगता है कि दूल्हा बस बाजार में मिलता है, जेब में पैसा होना चाहिए उसे खरीदने के लिए। पापा गए और खरीद कर लिया, जैसे बेटी ने शादी के लिए दूल्हे की डिमांड ना की हो, बल्कि खेलने के लिए एक टेडी बेयर की डिमांड की हो। तुझे क्या लगा था कि इस खिलौने के साथ भी तू अपने हैंडसम टेडी बियर की तरह खेलेगी? फिर जब मन भर जाएगा तो उसके बाद रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। शुभम ने मुंह बनाते हुए पूछा, प्लीज भाई ताना बाद में दे देना। फिलहाल मुझे इस मुसीबत से निकलने का उपाय बताओ। किसी तरह से इस बारात को दरवाजे से ही लौटा दो। मुझे ये शादी नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। विनी ने शुभम का हाथ पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं भाई, इस काम में दीदी की मदद तो बिल्कुल मत करना। इन्होंने ये चरस अपनी जिंदगी में खुद ही बोया है, तो काटना भी इन्हें ही पड़ेगा। आज इनकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। मीठी आगे आए और उसने शुभम का हाथ विनी के हाथ से छुड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ दिखा जा सकता था, जिसने शुभम के साथ साथ विनी को भी हैरानी में डाल दिया। मीठी जो घर में हमेशा मीठा और प्यारा बोलती थी, आज उसके बदले हुए तेवर को देखकर विनी के साथ साथ शुभम भी सोच में पड़ गया। तुम्हें अंजाम की परवाह भले नहीं हो, लेकिन हमें अंजाम की परवाह है। तुम अच्छी तरह से जान रही हो कि पिछले 3 साल से पापा को व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। पापा किसी से कहते नहीं, पर फिर भी वो काफी परेशान रहते हैं। उन्होंने लास्ट प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इस शादी से उनके सारे प्रॉब्लम का अंत होने वाला है, ऐसा मैंने खुद उन्हें मम्मी से कहते हुए सुना था। मैं फिर तुम्हारे कारण पापा को इतनी परेशानी उठाते हुए नहीं देख सकती। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दरवाजे पर बारात खड़ी है और तुम शादी से इनकार कर रही हो, और ऊपर से हमसे ये कह रही हो कि हम तुम्हारी इस मुसीबत से निकलने में मदद करें। तुम जिस मुसीबत से निकलने के लिए उपाय ढूंढने के लिए हमें कह रही हो, उसमें अगर हम तुम्हारी मदद करते हैं तो तुम्हें पता भी है कि पापा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। पापा को इस मुसीबत में फंसाने से अच्छा है कि तुम ही इस मुसीबत में जिंदगी भर के लिए फंस जाओ। पापा ने तुमसे शादी करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि तुमने खुद आगे बढ़कर पापा को अपने लिए दूल्हा ढूंढने के लिए कहा था। कम से कम हमारे लिए ना सही, घर की इज्जत मान मर्यादा के लिए ना सही, तो पापा के लिए ही तो सोचो। इतना स्वार्थी बनाना सही नहीं होता। आखिर जब गलती तुम्हारी है, तो अंजाम ने तुम्हें भुगतना होगा। हमसे मदद की कोई उम्मीद मत रखना। मीठी ने सीधे हाथ खड़े कर दिए। मीठी की बात सुनकर हैरानी में शुभम और विनी समेत उसकी सहेलियों ने भी मीठी की तरफ देखा। ऐसे मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं सही बता रही हूँ। मीठी को विनी के घूरने पर आज कोई डर नहीं लग रहा था। मैं मीठी की बात से सहमत हूँ। मीठी सही कह रही है। भले वह तुमसे उम्र में छोटी है, लेकिन दुनियादारी के मामले में इसकी समझदारी तुमसे कई गुना बेहतर है। तुमको समझ में भी आ रहा है कि इस वक्त अगर दरवाजे पर से बारात लौटी तो पूरे शहर में पापा की जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है, उसका क्या हाल होगा। इस पूरे शहर में हमारे पूरे परिवार की काफ़ी इज्जत है। आज से ही नहीं बल्कि ये इज्जत हमारे पुरखों की कमाई हुई है। पापा बात बात में हमें यही समझाते हैं कि अगर हम अपनी विरासत में अपनी हिस्सेदारी नहीं जोड़ सकते तो उसे बर्बाद करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है।
और मैं भी आज तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, अगर किसी लड़की की बारात एक बार दरवाजे पर से लौट जाती है तो फिर लड़की पर एक धब्बा तो लगता ही है। पूरे परिवार के ऊपर एक कलंक का टीका लग जाता है। सब लोग पापा से यह पूछेंगे कि आखिर क्या कारण था कि बारात दरवाजे पर से लौटी। पापा किस किस को जवाब देते फिरेंगे कि उनकी बेटी को आखिरी वक्त में उनके फैसले से इनकारी हुई थी। शुभम ने मीठी की बात से सहमत होते हुए कहा, वही तो मैं भी तुम्हें समझाना चाह रही हूँ दीदी। एक बार पापा की तरफ से सोचो, अगर तुम घर की विरासत मान मर्यादा सबको एक किनारे कर भी दो तो भी पापा हमेशा कहते हैं कि मेरी दोनों बेटियां मेरा मान और सम्मान है। सम्मान ही नहीं बल्कि मेरा गुरूर है। जब तुम ऐसे करोगी तो पापा का गुरूर टूट जाएगा। पापा किसी से भी आंख मिलाकर बात करने के लायक नहीं रह जाएंगे। जब उनकी खुद की बेटी उनके फैसले से अंतिम समय में इस तरह से इनकार करेगी तो सोचो उनके इतने बड़े सिंह अंपार में लिए गए उनके फसलों का क्या होगा। जो लोग आज पापा से सर झुकाकर बात करते हैं, कल वह पापा के सामने ही पापा को दो बात सुनाकर चल देंगे, लेकिन पापा कुछ नहीं कह पाएंगे। तुम्हारे इस बेकार से कदम से सिर्फ इस परिवार की मान मर्यादा ही नहीं टूटेगी, बल्कि पापा भी खुद टूटकर बिखर जाएंगे। मैं पापा को जीते जी इस तरह से टूटा बिखरा हुआ नहीं देख सकती। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी और चुपचाप चलो। तुमने बहुत कुछ बोल लिया और हमने बहुत कुछ सुन भी लिया। जयमाल के लिए देरी हो रही है, अब चुपचाप नीचे चलो जयमाल के लिए, वरना मैं अभी पापा को बुला ले आऊंगी। मीठी ने तो जैसे विनी की कोई भी बात मानने से इनकार करते हुए अपनी बात मनवाने के लिए सीधे सीधे धमकी दी। मुझे भी पापा के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की चिंता है, लेकिन पापा के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए मैं अपनी जिंदगी पर दांव पर नहीं लगा सकती। तू अभी छोटी है, इसलिए तू इस बारे में मत बोल। मीठी की बातों में भले ही सच्चाई थी, लेकिन इस समय विनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसने विनी को ठीक को कुछ भी कहने से मना किया। तुम मुझे बोलने से मना कर सकती हो, लेकिन जब दुनिया वाले चार बात बनाएंगे तब किस किस का मुंह बंद करवाती चलोगी। तुम्हें तो शादी अभी पता नहीं कि तुम्हारी शादी जिस परिवार में तय हुई है वह पापा के काफी अच्छे पुराने दोस्त होने के साथ साथ अच्छे बिजनेस पार्टनर भी है। इस शहर में चल रहे हमारे कई प्रोजेक्ट में उन्होंने पैसा लगाया है। तुम्हारी एक कदम से पापा को कितना बड़ा नुकसान होगा। मीठी ने अब विनी को तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखाना चाहा। बात तो सही है तेरी, हमारा जो ये शॉपिंग मॉल बन रहा है उसमें पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट इन्हीं लोगों का है। शुभम ने भी सहमत होते हुए कहा, और अगर विनी तू इस वक्त शादी से इनकार करेगी तो जाहिर सी बात है यह इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लेंगे, तो हमारा ये प्रोजेक्ट बीच में ही रुक जाएगा और पापा को फाइनेंशियली कितना लॉस उठाना पड़ेगा वह तो अलग की बात है। पहले ही तू जानती है कि पापा बहुत लॉस में चल रहे हैं। शुभम ने भी बात क्लियर की, तो तुम दोनों क्या चाहते हो कि पापा को फाइनेंशियली नुकसान से बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी भर का नुकसान कर लूं? विनी ने हैरानी में अपने दोनों भाई बहनों की तरफ देखते हुए पूछा। बिल्कुल, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि पापा ने तुम्हारी डिमांड पूरी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था। क्या तुमने एक बार भी सोचा है तुमने जब पापा से 7 दिन के अंदर शादी करने के लिए डिमांड की थी तो हर बार की तरह पापा तुम्हारी ये डिमांड ना चाहते हुए भी पूरा करना चाहते थे, और पापा ने इसके लिए कितनी मशक्कत की है तुम्हें पता भी है। शुभम ने जी भर के अपनी बहन को लताड़ा। वही तो भाई, इसे कुछ समझ सोचना समझना होता नहीं है, बस अपनी डिमांड करना जानती है। पापा तो ठहरे अपनी लाडली बेटी के हर एक डिमांड को पूरी करने वाले।
लेकिन इस बार वह भी तुम्हारे इस अजीबोगरीब डिमांड को सुनकर बहुत परेशान थे। फिर भी पापा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा घर और वह दोनों ही ढूंढा है। मीठी ने भी शुभम की हाँ में हाँ मिलाई। वैसे एक बात बताओ, अचानक से शादी करने का दिन ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? तुम्हारी दुनिया तो सिर्फ शॉपिंग करने और पैसे उड़ाने में ही रहती थी। फिर अचानक से शादी का भूत कहाँ से सवार हो गया था? कहीं तुम दोनों ने तो इसका ब्रेन वॉश नहीं किया? शादी के लिए तुम दोनों ने अपना दिमाग तो कहीं इसे उधार तो नहीं दिया था? शुभम ने जांचती हुई निगाहों से विनी की दोनों सहेलियां रिया और जया की तरफ देखा। शुभम के सवाल से दोनों दहल गई। वो दोनों कुछ जवाब देती या फिर विनी उनकी हिमायत में कुछ कहती। उसके पहले दरवाजा खोलकर इन तीनों की मम्मी सुगंधा जी आई। जल्दी चलो, सुगंधा जी ने लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। अब अश्विनी के पास शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अपने दोनों भाई बहनों की तरफ आशा की दृष्टि से देखती हुई विनी बुझे हुए मन से बाहर स्टेज की तरफ चल दी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक, तथा के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।